जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो करंट अफेयर था और उसके बाद वीकली करंट अफेयर कवर किए थे, राइट। सो बिफोर टेकिंग द क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम ऑफलाइन क्लास लेने से पहले आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाएं जो कल संडे था हमारे लिए रिलैक्सिंग डे था, बट समवेयर और द अदर करंट अफेयर्स के लिए नहीं था। देयर इज नो संडे इन करंट अफेयर्स, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एंड आप अगर इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे तो यू विल मस्ट एंड यू विल श्योरली सी द चेंज इन वट एवर इज टॉट ओवर देयर, कि आपको बाकी जगह से कंपैरेटिवली वो कितना क्वालिटेटिव मिलेगा और कितने ज़्यादा क्वेश्चन एक्यूरेसी से आपके पेपर में आते हैं। और फिर समझदार को इशारा काफ़ी होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज okay, recently seen in news, project Akash Tir is related to which ministry? Okay, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Defense, Ministry of Youth Affairs and Sports या Ministry of Earth Science? Now I have to answer कि Akash Tir जो project है, okay, the project we are talking about is Akash Tir, वो particularly किस ministry के अंडर आता है या किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ओके, सो द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, एंड मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में दो कंफ्यूजन आ सकती है कि मैम आकाश तीर है तो समथिंग रिलेटेड टू स्काई है, तो या तो सिविल एविएशन होगा क्योंकि सिविल एविएशन में भी क्वेश्चन आता है, और या फिर क्या हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो सकता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर भी आकाश तीर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, मैम ये बताइए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, तो यानी इन तीनों में से तो कोई भी हो सकता है। बट लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वाई? बिकॉज प्रोजेक्ट आकाश तीर एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसमें प्रोजेक्ट साइन हुआ है 5400 करोड़ का, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि 1982 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आकाश तीर के लिए साइन किया गया है। अब ये चीज़ है क्या, मेन चीज़ ये आती है, राइट। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, आकाश तीर इस ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम पे काम हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा था उसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं एयर डिफेंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है या कर रहा है ना। तो उसलिए इंडिया क्या करना चाहता है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बूस्टिंग बनाना चाहता है। इसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटी जो कि इंडिजिनस प्रोजेक्ट है हमारा, उसके अंडर हम आकाश तीर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, जिसके इनिशिएटिव के अंदर 5400 करोड़ में से 1982 करोड़ जो हैं वो रखे गए हैं आकाश तीर प्रोजेक्ट के लिए, और 2400 करोड़ रखा गया है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब एयर कॉम्बैट सिस्टम कैसा है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है। और आकाश तीर जो है वो किसका काम कर रहा है, वो रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो रिपोर्ट देगा कि किस तरह से कितनी एक्यूरेसी से वो चीज़ काम कर रही है। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, और ये क्या है, एयर डिफेंस के कॉम्बैट फोर्सेस में जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो चीज़ों के बारे में ये बताएगा। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्लियर किया कि आकाश तीर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर दो प्रोजेक्ट के दो बिहाफ्स में साइन किया गया है। वन इज ऑफ 2500 करोड़ एंड द अदर इज ऑफ 1982 करोड़। तो 1982 करोड़ का जो है वो आकाश तीर है, जिसके अंदर क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम है कि वो रिपोर्ट्स देगा कि कैसे कैसे डिफेंस सिस्टम काम कर रही है, क्या क्या एनालिसिस है। और उसके अलावा जो 2400 का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम पे काम किया जाएगा बूस्ट करने के लिए, ताकि हम उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज दिस। अब इसको ध्यान से देखिए, रिसेंटली सीन द साई 20 समिट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। अब पहले क्वेश्चन आता है कि ये है क्या, अगर हमें यही नहीं पता है तो हम इसको तो बाद में आइडिया लगाएंगे, तो हमें क्वेश्चन को इन डेप्थ पढ़ना है। ओके, तो इफ वी सी साई 20, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी के अंडर ये प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी के अंडर हम ये जज कर रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, किसके अंदर, G20 नेशंस के अंदर, ठीक है। तो इसमें G20 कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं साई 20 में,
और उसमें सुप्रीम अथॉरिटी इनिशिएटिव के थ्रू ये देखा जाता है कि कैसे काम हो रहा है, यानी अथॉरिटीज अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी जज होती है, किस तरह से वहाँ की इंडिपेंडेंसी है, कैसे कंट्रीज इंडिपेंडेंटली एक्शन ले रहे हैं वो ऑब्जर्व होता है। तो यानी G20 समिट क्या था? G20 समिट सिंपली ये कह रहा था कि ये G20 नेशंस द्वारा होता है। मैंने उस दिन भी आपको एक क्वेश्चन दिया था, इफ यू रिमेंबर, कि G20 नेशंस में कौन कौन से नेशंस आते हैं, आप बताइए। आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है स्टिल। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग द वीडियो बट नो वन हैज आंसर दिस क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन फॉर दिस इज कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं कि इसका आंसर क्या था। तो दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा। तो G20 समिट जो कि G20 कंट्रीज इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? गोवा में। मस्ट रिमेंबर दिस कि वन क्वेश्चन फ्रॉम G20 विल श्योरली कम इन योर पेपर, 110%। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। Sometimes seen in the news, the Raja Parva festival is celebrated in which of the following? ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है, राइट। तो एक्चुअली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस फेस्टिवल के लिए ग्रीटिंग्स दी हैं, ठीक है। उन्होंने ग्रीट किया है उस एरिया के लोगों को जहाँ ये सेलिब्रेट होता है, एंड आपको बताना है कि ये कहाँ सेलिब्रेट होता है। नाउ इन फ्रंट ऑफ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू इज और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, राइट। तो उड़ीसा में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, मध्य प्रदेश में होता है या महाराष्ट्र में। हमारे अकेडमी में कुछ बच्चे हैं जो इस स्टेट को बिलोंग करते हैं एंड दे आर वेरी 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 हम्बल बाय नेचर। तो लेट्स सी आप प्रिडिक्ट कर पाते हो कि नहीं, फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे अकेडमी में वो बच्चे कौन से हैं। ओके चलिए अब आगे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा। So there are almost 3 to 4 students who are coming from Odisha and they are studying in Target Defense Academy. अब ओडिशा के बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या है इस फेस्टिवल की खासियत। राजपर्व फेस्टिवल जो है वो 3 days का फेस्टिवल है, ठीक है। और 3 days का फेस्टिवल है। ये मेनली किया जाता है मॉनसून को बुलाने के लिए, यानी मॉनसून को सेलिब्रेट करने के लिए, मॉनसून को बुलाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो ऐसा ये बिलीफ है इनका कि मदर अर्थ जो है मेंस्ट्रुएट कर रही होती है, और जैसे ही वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट करती हैं उस तब मॉनसून आ जाता है। तो इस समय राजा परवा उड़ीसा में 3 days का फेस्टिवल क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ओके इन दिस प्रोसेस वुमेन्स आर लेफ्ट विद देयर डोमेस्टिक वर्क, उनको उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता है, और वो जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में और सेलिब्रेट करने में इन्वॉल्व रहती है। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Recently seen in news, July Ladakh. This is very, very, very important. Very important. ठीक है तो इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, 110% गारंटी है किसी ना किसी एग्जाम में, और एनडीए में भी होपफुली आना चाहिए। क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ यूपीएससी, बट आई कैन अश्योर यू दैट वट एवर यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क इन एनडीए, एक एक्सपेक्टेड रिमार्क के हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। जूले लद्दाख, क्योंकि आपको पता है जो जम्मू एंड कश्मीर है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा डिफेंस परस्पेक्टिव से, उसी में लद्दाख एक पर्टिकुलर एरिया है टेरिटरी के फॉर्म में, तो हम उसको भी स्टडी कर रहे हैं। ओके अब देखिए द आउटरीच प्रोग्राम इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका इनिशिएटिव है? इंडियन आर्मी का, बीआरओ का, इंडियन नेवी का या इंडियन एयरफोर्स का? तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का इनिशिएटिव कैसे है? जुले लद्दाख में एक रेस ऑर्गेनाइज हुई है, रेस इन द सेंस एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज हुआ है मोटरसाइकिल का। ऑब्जर्व दिस वेरी सिंसियरली। इस इनिशिएटिव के अंदर क्या किया गया है कि कई सारे, ऐसा ही नहीं है कि मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन है, और भी अलग अलग चीजों को इन्वॉल्व किया गया है, जिससे कि हम एज अ इंडियन नेवी क्या कर रही है, सिविल सोसाइटी से वहाँ के यूथ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। क्या करना चाह रही है? वहाँ से एक्सपोजर लेना चाह रही है कि कैसे उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। तो उन्होंने एक मैच भी ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज फुटबॉल मैच, जो कि होगा इंडियन नेवी और लद्दाख फुटबॉल टीम से, ठीक है। ये हुआ है, और ये स्टार्ट कब किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 15 जून को। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? नेशनल वॉर मेमोरियल से। और किसने स्टार्ट किया था? वाइस एडमायरल
संजय जसजीत सिंह। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं माइंड में हमेशा के लिए रखने हैं। क्या कह रहा है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज जूले लद्दाख इज आउटरीच प्रोग्राम इनिशिएटिव ऑफ विच। तो इसमें किसका है, इंडियन नेवी का एक इनिशिएटिव है जिसमें 5000 किलोमीटर्स की मोटरसाइकिल एक एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें लद्दाख के इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट किया गया है ताकि लोग एक्सप्लोर करें, जाने और एक तरह से इंट्रैक्शन बढ़ाएं। दूसरी चीज ये है कि उसमें क्या है, फुटबॉल मैच भी ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन नेवी और लद्दाख फुटबॉल टीम के बीच में। उसके साथ साथ ये स्टार्ट हुआ था 15 जून को। ठीक है, और ये नेशनल वॉर मेमोरियल से स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था, वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह ने। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, मोर देन दिस नथिंग विल कम। ओके, चलिए अब आते हैं, ये क्वेश्चन है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 की जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर इकोनॉमी सेक्शन। हमने इकोनॉमी के सेक्शन एज लेस एज पॉसिबल रखा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम मिस नहीं कर सकते। दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ टीडीए की जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को हम मिस नहीं कर सकते, चाहे वीडियो बड़ी ही क्यों ना बने। ओके, आगे देखते हैं। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। अब बच्चा इकोनॉमी से तो टच में है नहीं, तो बहुत ज्यादा इस चीज को एश्योर नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपको आंसर बता रही हूँ। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसमें क्या होता है, कुछ जो कार्गो होते हैं आ रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, उसको मेजर करने के लिए ये एक टूल की तरह यूज होता है। मेजरिंग टूल है कि जो कार्गो आ रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में उनको मेजर करने के लिए एक टूल है जिसको किसने और रिलीज किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स उसकी रिपोर्ट को रिलीज किया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनेस्को। ये तो एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद होना चाहिए बाय वर्ड्स। जितने भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका आपको कहीं ना कहीं आईएमएफ हो गया, यूनेस्को हो गया, बड़े बड़े समिट्स होते हैं, ब्रिक्स हो गए या ऑकस हो गया, इस समय न्यूज में रहता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए इन डेप्थ। ठीक है, आगे देखिए इसके ऑप्शन ये, हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस, it focuses on global priority areas, Africa and gender equality. Yeah, option 3, United States of America was not a founding member. The options in front of you are given: A, only one; B, only C, only one and two; C is all of these, and D is none of these. Now answer this question very fast. I am clearing the screen for your comfort. Okay, answer this question fast. अब देखिए यूनेस्को है, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस, यस इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस एंड इट रन्स मोर देन 50 ऑफिस। ओके, मोर देन 50 फील्ड ऑफिसेस हैं उसके जो वो रन करता है, पहली बात। दूसरी बात, इट फोकसेस ऑन ग्लोबल प्रायोरिटी एरियाज, अफ्रीका एंड जेंडर इक्वालिटी, यस जेंडर इक्वालिटी पे भी फोकस करता है, ग्लोबल प्रायोरिटी एरियाज में अफ्रीका पे भी फोकस किया जाता है। सो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज correct. Now, United States of America was not a founding member. No, this is a wrong statement. Why it is a wrong statement? Because if I rub this section, we can say it is important. That means this is wrong. Why? Because 1945 में US was founding member of this particular organization and it left it. इन्होंने leave कर दिया, कब leave किया? 4 years back. और we can say left 4 years back. तो when they left it 4 years back, तो क्या हुआ कि क्यों वो लीव किया, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना। तो हम क्लीन करके आपको जरा बैकग्राउंड भी दे दें। इन यूएस ने 1945 में इसका पार्ट बना, लेकिन इन्होंने 4 years बैक इसको लीव कर दिया और उसका रीजन था कि इजराइल बायस्ड रहता है। यूनेस्को इस बात को लेके इन्होंने लीव किया कि इजराइल के साथ बायस्ड रिलेशनशिप रहता है, भेदभाव करता है यूएस और इजराइल के बीच में, और इजराइल की तरफ ज्यादा तरफदारी रहती है, इसलिए यूनेस्को को लीव किया था। अब एक क्वेश्चन और है, यूनेस्को ने तो, यूएस ने तो लीव किया था यूनेस्को को, यूनेस्को को यूएस ने लीव किया था, और किसने लीव किया था 4 साल पहले? इजराइल ने भी इसको
लीव किया था। बट अभी रीजॉइन किसने किया है, पॉइंट ये है कि इसको रीजॉइन किया है, तो रीजॉइन करने वाला कौन है, यूएस। दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे अगर हम क्लियर करें तो हम क्या कहेंगे, फाउंडिंग मेंबर था 1945 में, 4 साल पहले छोड़ दिया था, इसराइल ने भी छोड़ा था, यूएस ने भी छोड़ा था, बट यूएस का रीजन ये था कि इसराइल के साथ बायस जो काम किया जाता है। तो अब 4 साल बाद वो दोबारा ज्वाइन कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, बट मोर देन 50 फील्ड ऑफिसर्स इसके काम करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रियोरिटी एरियाज में वर्क करता है, जैसे अफ्रीका में काम कर रहा है और जेंडर इक्वालिटी पे भी काम कर रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। देखिए हम हर जगह से क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो स्टैटिक्स से आपको टच करके पूछा जा सकता है, और जिस टॉपिक का है वो टॉपिक एनडीए हो या सीडीएस हो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट इज 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 59 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 58 कॉन्स्टिट्यूशन। सी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, पहले तो हम ये याद करते हैं कि इसकी बेसिक्स देख लेते हैं। आर्टिकल 338 में आता है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, 2004 में इसका डिवीजन हुआ। डिवीजन किस में हुआ, 2 पार्ट्स में, एक बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। दिस इज ट्राइब एंड दिस इज कास्ट। इस समय जब ये बन रहा था तो ये 1 मेंबर से मल्टी मेंबर में चेंज हो, और ये भी एक एक्ट के थ्रू हुआ था, दैट वाज 65th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये मेनली एक्चुअल आर्टिकल किस में आता है, ये अमेंडमेंट जो हुआ है ये 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये वाला काम हुआ है। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं और आपसे जनरल क्वेश्चन पूछूं तो आपको ये पता चल गया कि किस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इट इज 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से कि किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 338 में आता है। किस ईयर में दोनों अलग हुए थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 2004 में, है ना, मतलब इम्प्लीमेंट एज इन हो गया था। और उसके बाद अमेंड कब हुआ था, 65 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस चीज को लाया गया था कि 1 मेंबर से मल्टी मेंबर बनेगी और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी आ जाएगा। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते थे इस टॉपिक से, वो आपको इसमें एक साथ कवर करा दिए। ठीक, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रिसेंटली वैभव फेलोशिप प्रोग्राम यूज स्टार्ट हुआ है, और वो लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है ध्यान से। अब वैभव की फुल फॉर्म पता होना तो इंपॉर्टेंट है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं मैथ्स और इंग्लिश में और साइंस में, कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना इंटीरियर पढ़ो। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू हेल्प यू, राइट। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर पहले देख लेते हैं। पहले हम इसको आपको हिंट दे दें। वै स्टैंड्स फॉर वैज्ञानिक, भ स्टैंड्स फॉर भारतीय, एंड वी स्टैंड्स फॉर विज्ञान। वैज्ञानिक, भारतीय, विज्ञान, दैट मीन्स समवेयर और द अदर इट इज रिलेटेड टू सम ऑप्शन विच इज नोन एज, अब आप बताइए, अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द आंसर इज इट वॉज लॉन्च्ड बाय, सॉरी थोड़ा सा क्विक हो गया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको रिलीज किया था। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। इसमें जो अब्रॉड यानी इंडिया से बाहर जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोई एमिनेंट कंट्रीब्यूशन किया है, उनके लिए फेलोशिप स्टार्ट की गई है। इसमें 75 को क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा। इस वजह से ये फेलोशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये क्वेश्चन हमने आपको कहाँ से दे दिया, साइंस एंड टेक से। So again, this is an important question for you people. Now coming to the next question. Okay. Recently seen in the news, World Food India 2023 is to be organized by which of the following? Ministry of Food Processing Industry, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and Ministry of Health and Family Welfare. Now 4 options are in front of you. Now you have to guess this. It is World Food India 2023. ये ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, ये ऑर्गेनाइज होना है, और मैं आपको बता दूं ये ऑर्गेनाइज होगा न्यू दिल्ली में, जहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया मतलब है कि डोमेस्टिक अलग अलग एरियाज से फूड की क्वालिटीज और फूड के प्रोडक्ट्स को सामने रखा जाएगा और उसके बेसिस पे उसका एक्सपेडिशन लगेगा. तो इसको किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? तो इट्स वेरी सिंपल फॉर यू. द आंसर इज इटसेल्फ एविडेंट. इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री. ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इसको ऑर्गेनाइज किया है. चलिए, अच्छे खासे क्वेश्चन हमने कर लिए ना, मजा आया? अब मजा आया तो प्लीज हिट लाइक एंड कमेंट एज मच एज यू विल डू दैट. हम कंटेंट तो वैसे भी लाएंगे, चाहे आपको अपने लेवल पे कितना भी सही ना लगे, बट एज अ टीचर हमें पता है कि आपके लिए क्या क्वालिटेटिव है. ओके, एंड आई कैन एश्योर यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. ओके, मिनिस्ट्री, अब यहाँ बोल रहे संशोधक और अंशदीप न्यूज में थे, वो क्या है? ये मैंने पढ़ाया था आपको कि अंशदीप वहां पे था, याद करिए, करवाकर पोर्ट के पास था, वहां एक आइलैंड था, तो उस आइलैंड के नाम पे अंशदीप नाम रखा गया. और संशोधक के बारे में आप फाइंड करके आओगे. ठीक है, ये भी मुझे पता है, बट आई नीड टू नो दैट हाउ मच यू हैव नॉलेज. ठीक है, और हाउ मच यू हैव एक्वायर्ड बाय लर्निंग द करंट अफेयर्स. तो ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है हो इसका. ठीक, सोशल मीडिया एप्स, वॉरशिप्स, गवर्नमेंट स्कीम से आए हैं. तो सीधी सीधी बात है, अगर आपने इसको क्लियरली पढ़ा नहीं है तो आप चारों में क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, और वो आपका फ्यूज उड़ा देगा, और ये हमें होने नहीं देना है. तो इसके लिए हम इसको क्लीन करेंगे और इसका आंसर बताते हैं. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंपल. इट इज वॉरशिप. ये अंशदीप इंडियन नेवी का एक वॉरशिप है जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा था. क्यों रहा था ये आप बताएंगे, मैंने पिछले वीडियो में इस चीज को कवर किया था. ठीक है, और इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या है. ये बेसिकली वॉरशिप्स हैं. So with this our session ends and I hope you have liked the session. In case आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो please hit like and comment and tell us what else you want in the video section. Okay, till that time, जय हिंद, जय भारत.